तो स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थायराइड ग्लैंड। कल हमने पैंक्रियास उसमें डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में डिस्कस किया, तो उस पूरे टॉपिक को हमने काफी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में क्या डिफरेंस होता है, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, कैसे डायग्नोज करना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद फिर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसमें थी वो की कॉम्प्लिकेशन थी, जिसके ऊपर मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा लेक्चर हमारा कॉम्प्लिकेशन के ऊपर ही था। क्योंकि जो भी क्रोनिक डिजीज होती है ना बच्चों, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो हमारे पास डायबिटीज मेलाइटिस है, चाहे वो हाइपरथायरॉयडिज्म है, चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म, क्रोनिक डिजीज के अंदर हमेशा कॉम्प्लिकेशंस को ना मतलब कि अच्छे से डिस्कस किया जाता है। क्योंकि जो एक लॉन्ग टर्म हमारे पास डिजीज होती है ना, उसका जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। कि उस डिजीज की वजह से अगर हम उसको सही से ट्रीट नहीं करें या पेशेंट आपका नॉन एडहेयर है मेडिसिन के साथ, तो वो तो डिफरेंट टाइप्स की कॉम्प्लिकेशंस आपको मिल सकती हैं। सो दैट्स व्हाई यू शुड नो द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ईच एंड एवरी डिजीज एज वेल, ठीक है, स्पेसिफिकली जो क्रोनिक डिजीजेस होते हैं। तो बच्चों पहले हम आज इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं यहाँ पे थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड कैसे फंक्शन करता है, कौन कौन से हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं, थायराइड ग्लैंड की जो रेगुलेशन है मतलब इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम डायरेक्टली हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के टॉपिक की तरफ चल जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये वाला टॉपिक है जो थायराइड ग्लैंड वाला है वो यहाँ पर वाइंड अप हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बारे में पहले तो दो तीन चीजें जब हमने इसकी थायराइड डेवलपमेंट के अंदर भी बच्चों बातें की थी कि सर इट्स द मेटाबॉलिक ग्लैंड, मतलब कि हमारे पास ऐसा ग्लैंड है जो अल्टीरियर साइड ऑफ द नेक कह लो, या जो हमारे पास वर्टिब्रा C5 से लेकर T1 की अल्टीरियर साइड की तरफ कह लो, या जो हमारे पास ट्रेकिया रिंग सी T4 और T5 उनकी इन फ्रंट के ऊपर कह लो, या सिंपल बात ये कि हमारी अंटीरियर साइड ऑफ द नेक के अंदर ये लोकेटेड है एडम्स एपल्स के नीचे। ठीक है, जो हमारे पास बच्चों थायराइड ग्लैंड है जिसका वेट अराउंड 25 ग्राम होता है। ये ग्लैंड का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, देखिए हमारी बॉडी में जितने भी ग्लैंड होते हैं तमाम ग्लैंड्स का मेन फंक्शन यही होता है कि उन्होंने हार्मोन्स को रिलीज करना होता है। तो यही भी जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये भी क्या करेगा बच्चों, डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स को रिलीज करेगा। अगर आपने इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना है तो आप बच्चों ये देख लो, आपको नजर आ रहा है ना पूरा ये आंटी, जो मैंने आपको कहा था कि अगर आप नेक के ऊपर फील करोगे ना तो जो आपको स्मूथ सा एरिया नजर आता है ना, जब आप इसको पल्पेट करोगे टिश्यू लाइक फील होगा आपको, वो आपका ये थायराइड ग्लैंड होगा। जिसके अंदर हमने कहा था कि सर एक लेफ्ट लोब होता है, एक हमारे पास यहाँ पर राइट लोब होता है, और इसके दरम्यान में बच्चों क्या होता है एस्थमस, ये दोनों लोब्स को आपस में अटैच करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने कहा था कि सर पेरीमिडल लोब भी होता है। क्या होता है यहाँ पर, पैरामिडल लोब। ये तो बच्चों थोड़ी सी बात होगी हमारे पास थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में। अब आते हैं जो हमारा मेन काम है, दैट इज फंक्शनिंग। ये थायराइड ग्लैंड सर क्या रिलीज करता है और वो आगे जाके क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वैसे हमारे पास परसों का टॉपिक है इसकी फिजियो के अंदर ना, हमने पूरे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को डिस्कस करना है कि वो कैसे फंक्शन अपना परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर आपने याद रखना है कि थायराइड ग्लैंड का बच्चे जो हमारे पास मेन फंक्शन है ये क्या करता है, हमारे डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है जी, एंड इन लार्ज ग्लैंड, large glands located and enlarged gland that located in the anterior side of neck। और आप सबको पता है anterior side में कौन सी की बात कर रहा हूँ, पूरी नेक के ऊपर तो जाहिर बात नहीं ना होता। that located into the anterior side of the neck and and secretes the very important hormones। और बच्चों वो इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन से हमारे पास है, दैट इज अ T3, दैट इज अ T4। ठीक है जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है बच्चों यहाँ पर कौन से, these are the T3 hormones and these are the T4 hormones, जो कि आपके मेटाबॉलिक हार्मोन्स हैं। these are secreted from your thyroid gland। ठीक है, T3 का मतलब होता है इसके साथ जो आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं जिसको हम ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं, और T4 का जिसको हम थायरोक्सिन कहते हैं, टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो दो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है दुनिया का जिसके अंदर थायराइड ग्लैंड में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो ये ऐसा एग्जाम मेरे ख्याल में तो नहीं, कहीं पर बेसिक में से पूछ लेते हैं, कहीं पर इसकी मेडिसिन से पूछ लेते हैं, कहीं पर इसकी सर्जरी में से पूछ सकते हैं, क्योंकि जीआईटी के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्जरी है ना वो आपकी थायराइड ग्लैंड की। तो ये क्या करता है, T3 और T4 हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, जो कि जिनका मेन जो फंक्शन होता है बच्चों वो क्या है, ये आपकी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं। क्या
बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर इसको मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर डिफाइन करूं बच्चों, तो ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन आपकी बॉडी जितनी एटीपीज को कंज्यूम करती है ना, वो एटीपीज की फॉर्मेशन के अंदर आपको थायराइड हार्मोन क्या करता है, हेल्प आउट करता है। क्या कह रहा हूं मैं, ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन आप जितने कैलोरीज को कंज्यूम करते हो, उन कैलोरीज की फॉर्मेशन के अंदर भी हमें T3 और T4 क्या करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो जो एटीपी है, उन एटीपी को यूटिलाइज करवाने के अंदर भी T3 और T4 हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो मतलब ये कि भाई इन्होंने आपकी बॉडी की जो एनर्जी है ना, इसको मेंटेन करके रखना है। ये तो इनका है मेन फंक्शन। लेकिन हमें इतनी ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं या जो इतनी सारी सिम्टम्स आती हैं जो हम हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर या जो हम हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर देखते हैं बच्चे, वो उस टाइम पे नजर आती है जब इन हार्मोन्स की जो अमाउंट होती है ना, वो ज्यादा या कम होती है। हम आगे पूरी आपकी एंडोक्राइन के अंदर एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं ना, हार्मोन्स के फंक्शन तो लिमिटेड से होते हैं, किसी का एक फंक्शन है, किसी के दो है, किसी के तीन, जो कि नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन जब उनकी अमाउंट ज्यादा या कम होता है ना, तो वो आपकी बॉडी के बहुत सारे जो पाथवेज होते हैं ना बच्चों, उनको भी इफेक्ट कर देते हैं। अब जैसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर भी देखेंगे कैसे ये आपके पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनहिबिट करते हैं, कैसे ये पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, कैसे ये पेशेंट के अंदर न्यूरोलॉजिकल चेंजेस लेके आते हैं, कैसे ये पेशेंट के अंदर मतलब कि कैलोरीज की बर्न आउट को ज्यादा कर देते हैं, कैसे ये पेशेंट के अंदर जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ा देते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ सिम्टम्स दैट प्रेजेंट्स आफ्टर patient having increased amount of the thyroid hormone or after having a decreased amount of your thyroid hormones। समझे बच्चों। अब आगे आते हैं कि सर जो हमारा ये थायराइड ग्लैंड है, इसकी रेगुलेशन कैसे। अब ऐसा तो थोड़ी है कि थायराइड ग्लैंड बेचारा बैठे ही जो हार्मोन्स है उनको सक्रिएट करता जा रहा है, ऐसा नहीं बच्चों। हर हार्मोन्स की जो रेगुलेशन होती है, ये हमारे पास एक प्रॉपर पाथवे के जरिए होती है। और जितने भी हमारे पास हार्मोन्स हैं उनको रेगुलेट कौन करता है, या जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको रेगुलेट कौन करता है, आपका ब्रेन। और अगर हम ब्रेन के अंदर बात कीजिए स्पेसिफिकली आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है बच्चों, उसको भी कौन ऊपर कंट्रोल करता है, आपका हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस कहेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के भाई ये वाला हार्मोन रिलीज कर दे, इसने क्या करना जाके आगे पिट्यूटरी ग्लैंड को, या इसने आगे जाके थायराइड ग्लैंड को, या इसने आगे जाके एड्रीनल ग्लैंड को क्या करना है, रेगुलेट करना है, या उसको जाके कंट्रोल करना है। ठीक है बच्चों, तो इसकी रेगुलेशन तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी कुछ हमने रेगुलेटरी हार्मोन्स को डिस्कस किया था, जिसमें अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि सर जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, एक बहुत ब्यूटीफुल हार्मोन को रिलीज करता है, जिसका क्या नाम है, TRH। क्या नाम था, TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम योर हाइपोथैलेमस। बच्चों जब TRH आपके इसमें से हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, तो ये आगे जाके किसके ऊपर एक्ट करते हैं, ये आगे एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि काइंडली क्या कर दो, आप जो हमारे पास ब्यूटीफुल हार्मोन्स हैं, कौन कौन से ब्यूटीफुल हार्मोन को ये रिलीज करवाता है बच्चों। एक तो हमारे पास TSH को रिलीज करवाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, क्या रिलीज करवाता है बच्चों, ये, और ऊपर हमारे पास क्या है, ये हाइपोथैलेमस है। TRH एक्टिंग ऑन योर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या रिलीज कहता है, रिलीज कर दो TSH। बच्चों ये जो आपका TSH है, ये कहाँ पर आता है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। ब्लड सर्कुलेशन के आने के बाद TSH, जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देखो वर्ड्स इन हार्मोन्स के ना वर्ड्स के अंदर ही लिखा हुआ है इनका मतलब, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे ऊपर था ना TRH, वो है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, वो TSH है। और जो TSH है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो एक्चुअली में आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाके लगेगा, और उसमें से जो आपके थायराइड हार्मोन्स है उनको रिलीज करेगा। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन में यहाँ पर है थायराइड TSH, और ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद ये जाके लगेगा किसके ऊपर, आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर। और थायराइड ग्लैंड को कहेगा कि काइंडली आप क्या करो, काइंडली जो हमारे ब्यूटीफुल हार्मोन्स हैं, कौन कौन से, TSH एंड T3 एंड द T4, ट्राईआइडोथायरोनिन एंड द टेट्राआइडोथायरोनिन, इनको काइंडली आप क्या कर दो, रिलीज कर दो। तो बच्चों जो TSH है, TSH आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाके क्या करता है, एक्ट करता है। अब आपने खुद देखना है कि अगर आपका जो T3 और T4 है वो इनफ अमाउंट के अंदर बन चुका है, कि सर्कुलेशन में T3 T4 इनफ आ गया, इसके बाद फिर बच्चों आप क्या करते हो, आफ्टर दैट हमारा जो T3 और T4 की एक्सेस अमाउंट है ना,
ये इनहिबिट करवा देगी किस चीज को, कि भाई हाइपोथैलेमस काइंडली आप ऐसे करो कि मजीद टीआरएच को रिलीज करो, ना रिलीज करो। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड काइंडली आप मजीद टीएसएच को रिलीज ना करो, क्योंकि हमें जितनी अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन्स की चाहिए थे वो हमें मिल चुकी है। जितनी अमाउंट आपको थायराइड हार्मोन्स की चाहिए थी वो आपको मिल सकती है। इसके बाद नेगेटिव फीडबैक जाता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर और आपके हाइपोथैलेमस के ऊपर, जिनको वो कहते हैं कि भाई टीआरएच की प्रोडक्शन भी कम कर दो और टीएसएच की भी प्रोडक्शन कम कर दो। फिर आगे जब T3 और T4 कम होता है तो दोबारा यही जो मैकेनिज्म होता है बच्चों, वो क्या होता है हमारे पास अगेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसकी होती है बच्चों रेगुलेशन। अगर आपने डायग्राम से देखना है तो वो भी देख सकते हो। मैंने कल भी आपको कहा था कि हमारे जितने भी हार्मोन्स होते हैं बच्चों, वो एक्सिस के अंदर हम काम करते हैं। यहाँ पर कौन सा एक्सिस है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। देखा ना, हाइपोथैलेमस से टीआरएच है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच है, और जो आपका थायराइड है वहां से T3 और T4 क्या होते हैं बच्चों, प्रोड्यूस होते हैं। अब अगर किसी पेशेंट के अंदर T3 और T4 है, बात याद रखिएगा, अगर किसी पेशेंट के अंदर T3 और T4 है, क्या आपको TSH या TRH की ज्यादा जरूरत पड़ेगी? सर नहीं पड़ेगी। इसलिए हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स के अंदर बच्चों जो TRH या TSH होते हैं ना, ये कम हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका T3 और T4 कम है, आपको ज्यादा चाहिए, तो हमारे पास जो नेगेटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और कहेगा कि भाई काइंडली टीआरएच को भी रिलीज कर दो, टीएसएच को भी रिलीज कर दो। ऊपर से टीआरएच आएगा, वो टीएसएच को स्टिमुलेट करेगा, और टीएसएच जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन थायराइड ग्लैंड के पास तो भाई उसकी डिस्ट्रक्शन हुई पड़ी है, तो T3 T4 बनेगा ही नहीं। तो इस तरह बच्चों हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर टीएसएच ज्यादा प्रोड्यूस होता रहता है और T3 और T4 वहां पर क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये अपनी जो इसकी रेगुलेशन है ना, नंबर 1, मैं हमेशा ऐसे रेगुलेशन याद करता हूँ। नंबर 1 क्या हुआ, TRH। नंबर 2 क्या हुआ, TSH। जो बच्चों इसका सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है ना, वो आपका है TSH। शायद ये एनआरई के अंदर एमसीक्यू पता नहीं कितनी दफा आया हुआ है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म, वो होता है TSH की अमाउंट चेक करना। इसके बाद जो TSH है बच्चों, थायराइड ग्लैंड के ऊपर लगता है, और वो क्या प्रोड्यूस कर देता है, आपके थायराइड हार्मोन्स दैट आर द T3 एंड द T4। ठीक है, आगे बातें बच्चों कि हम अपने थायराइड हार्मोन्स को क्या करते हैं, जब मेरे पास थायराइड हार्मोन ज्यादा या कम होता है, तो उसकी वजह से कौन कौन सी इसकी टाइप्स है जो हमें देखने को मिलती हैं। देखो, हार्मोन्स के बारे में दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, या हार्मोन हमारा कम प्रोड्यूस हो सकता है। या आपके ग्लैंड्स की हाइपर फंक्शनिंग हो जाती है, या आपके ग्लैंड्स की हाइपो फंक्शनिंग हो जाती है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सर थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बारे में भाई दो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या कि यहाँ तो ये जो हमारे पास थायराइड हार्मोन्स है उनकी प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं या कम कर देते हैं। बस तो जब थायराइड हार्मोन्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं सर, दैट इज कॉल्ड द हाइपरथायरॉयडिज्म। दैट इज कॉल्ड द हाइपरथायरॉयडिज्म। और अगर हमारे पास हार्मोन्स की प्रोडक्शन बच्चों कम हो, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं सर, दैट इज कॉल्ड द हाइपो, मतलब लेस, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपका जो T3 और T4 है वो ज्यादा होगा, T3 और जो T4 है उसकी प्रोडक्शन यहाँ पर ज्यादा होगी, और इस एरिया के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर T3 और जो T4 है उसकी प्रोडक्शन क्या होती है बच्चों, कम होती है। अब ये जो बच्चों आपकी हाइपरथायरॉयडिज्म या जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, इसको भी हम मजीद क्या करते हैं, डिवाइड करते होते हैं। जैसा कि एक तरफ बच्चे होते हैं प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म का बच्चों क्या मतलब होता है, जहां पर भी वर्ड लिखा जाता है ना प्राइमरी का, चाहे वो प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, चाहे वो हमारे पास प्राइमरी पिट्यूटरी इनसफिशिएंसी है, चाहे वो हमारे पास प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म है, प्राइमरी का मतलब ये होता है कि उस ऑर्गन के अंदर प्रॉब्लम है। जैसा कि देखिए थायराइड ग्लैंड है ना, अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर अब कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसके अपनी डिस्ट्रक्शन हो रही है, या थायराइड का एडिनोमा बन गया है और वहां से हार्मोन्स की प्रोडक्शन ज्यादा या कम होती है, उसको हम कहेंगे सर दैट इज अ प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म या प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। प्राइमरी का क्या मतलब, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, क्योंकि ये वर्ड बच्चों अगेन एंड अगेन यूज होना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो प्राइमरी का मतलब बच्चों हुआ, अगर मेरे जो ग्लैंड्स है उनके अंदर प्रॉब्लम होगी,
वो हार्मोन्स को ज्यादा प्रोड्यूस या कम प्रोड्यूस कर रहे होंगे। फिर बच्चों जो दूसरी टाइप आती है दैट इज अ सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। अब सेकेंडरी का बच्चों मतलब ये होता है कि अब मेरे थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो इसके रेगुलेटरी हार्मोन्स है ना, उन रेगुलेटरी हार्मोन्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। रेगुलेटरी हार्मोन्स आपका कौन सा, टीएसएच। अब देखो आप मुझे खुद बताओ कि अगर किसी पेशेंट के अंदर पिट्यूटरी एडिनोमा बन जाए, कि उसके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ना ट्यूमर बन जाए, और कौन से सेल्स के अंदर ट्यूमर बन जाए, ऐसे सेल्स जो क्या करते हैं, टीएसएच की प्रोडक्शन करते हैं, थायरोट्रॉप्स हम उनको कहते हैं। तो अगर थायरोट्रॉप्स के अंदर एडिनोमा बनता है, टीएसएच ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जब टीएसएच ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो वो ज्यादा स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को। And if there is excess stimulation of your thyroid glands, it can lead towards the hyperproduction, hypersecretion of your T3 और T4 हार्मोन्स। तो जब आपके पास सेकेंडरी इश्यू होता है, देखो ना पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर यहाँ आपके हाइपोथैलेमस से ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं रेगुलेटरी, थायराइड ग्लैंड में कोई मसला नहीं है। तो हाइपर रेगुलेशन की वजह से भी हमारे पास हार्मोन की प्रोडक्शन कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। सो सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म, और आपको सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो ये बच्चों इनकी क्या थी हमारे पास कुछ टाइप सी। प्राइमरी के अंदर हमेशा आपने याद रखना है क्या होता है, प्राइमरी के अंदर बच्चों इश्यू होता है ग्लैंड के अंदर। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख भी देता हूँ कि थायराइड ग्लैंड की, प्राइमरी के अंदर क्या है, थायराइड ग्लैंड की अपनी एबनॉर्मेलिटी, थायराइड ग्लैंड एबनॉर्मेलिटी। और सेकेंडरी के अंदर क्या है, लेट्स सपोज सेकेंडरी के अंदर सर ये हो सकता है कि उस पेशेंट के अंदर पिट्यूटरी एडिनोमा हो, कि पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा हार्मोन की प्रोडक्शन कम कर रहा है, पिट्यूटरी एडिनोमा। जब पिट्यूटरी एडिनोमा होगा तो बच्चों क्या होगा सर, वहां से टीएसएच ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और बच्चों अगर टीएसएच ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड वो क्या करेगा, ज्यादा T3 और T4 की प्रोडक्शन करवाएगा। और अगर ज्यादा T3 और T4 की बच्चों प्रोडक्शन होगी तो पेशेंट के अंदर हाइपर थायरोडिज्म होगी। इसी तरह देखो, अगर किसी पेशेंट के अंदर होती है पिट्यूटरी इनसफिशिएंसी, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का ना उसको स्कीमिया हो गया, जैसे कि हम पढ़ेंगे आगे, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी एक डिजीज होती है, फिर एक होती है शीहान सिंड्रोम। हाँ जी, क्या होता है शीहान सिंड्रोम, एनीवन? शीहान सिंड्रोम क्या होता है बच्चों? शीहान सिंड्रोम, एनीवन? एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड इज कॉल्ड शीहान सिंड्रोम। लेकिन ब्लड लॉस को तो हम हेमरेज कहते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग लेबर, ओके। पोस्टपार्टम हेमरेज ऑफ द पिट्यूटरी, ठीक है जी। पोस्ट पेरेंडियल हाइपो, यार पोस्ट पेरेंडियल का मतलब क्या होता है पता है आपको? पेरेंडियल का मतलब होता है खाने के बाद। तो क्या इसको खाने के बाद हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाए, उसको हम कहेंगे? कमाल करते हैं, मुझे लगता है मैडम आपको भूख लगी हुई, काइंडली आप नाश्ता वगैरह करके आए ना। तो बच्चों देखो, अगर फीमेल की डिलीवरी हो रही है, और आपको पता है ना जब प्रेग्नेंट फीमेल होती है ना, तो उसके जो हार ग्लैंड्स होते हैं ना, उनकी ब्लड सप्लाई डबल हो जाती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पिट्यूटरी ग्लैंड की जो ब्लड सप्लाई होती है बच्चों, वो डबल हो जाती है। अब जैसे फीमेल की डिलीवरी होगी ना, और डिलीवरी के दौरान अगर हेमरेज होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, तो हमारे पास जो ब्लड की अमाउंट है वो कम हो जाएगी ना, पेशेंट को हाइपोवोलीमिया हो जाएगा। और हाइपोवोलीमिया की वजह से देखो, जो ब्लड डबल ब्लड सप्लाई जा रही थी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को, वो तो अब सिंगल भी नहीं जा रही। तो जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, उसकी जो नॉर्मल डिमांड है वो भी फुलफिल नहीं करे। तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बच्चों, वो हाइपो फंक्शनल हो जाता है, उसका स्कीमिया हो जाता है। और जितने भी हार्मोन्स वहां से प्रोड्यूस होते हैं ना, सबके सब फंक्शन कम हो जाते हैं। चाहे वो ग्रोथ हार्मोन है, चाहे वो एफएसएच है, वो चाहे वो एसीटीएच है, चाहे हमारे पास टीएसएच है, तमाम हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि अगर किसी पेशेंट के अंदर पिट्यूटरी हाइपोथायरॉइड, पिट्यूटरी इनसफिशिएंसी हो जाए, पिट्यूटरी इनसफिशिएंसी, तो पिट्यूटरी इनसफिशिएंसी के अंदर बच्चों क्या है कि हमारे पास टीएसएच प्रोड्यूस नहीं होगा। टीएसएच प्रोड्यूस नहीं होगा तो बच्चों आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कौन करेगा? जब थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगा तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होगी आपके थायराइड
हार्मोन्स की पेशेंट किसकी तरफ चला जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हाइपरथायरॉयडिज्म वाले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम हाइपोथायरॉयडिज्म के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द हाइपरथायरॉयडिज्म। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है कि बच्चों जो हमारे पास थायराइड हार्मोन्स के इतने ज्यादा मतलब यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस आती है ना ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से, वो मतलब इसकी एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से आती है। नॉर्मली वो उस बेचारे के इतने फंक्शन नहीं होते, लेकिन जब वो ज्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं ना, तो फिर आपकी बॉडी में बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज, बहुत सारे जो रेगुलेटरी पाथवेज होते हैं ना, ये उनको इफेक्ट करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। यहाँ जो हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म जब कंडीशन डेवलप होती है, बच्चों हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होती है सर, द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, एंड एक्सेस excess production and excess production of the thyroid hormones from the thyroid gland, from thyroid gland। सर अगर थायराइड ग्लैंड ज्यादा हार्मोन की प्रोडक्शन करते हैं तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर बच्चों आपने तीन चीजें याद रखनी, क्या कि सर इस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास T3 होता है ये ज्यादा होता है, और हमारे पास जो T4 होता है ये ज्यादा होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है बच्चों, T3 और जो T4 होता है ना ये ज्यादा होता है। लेकिन सर आपने कहा था कि रेगुलेटरी हार्मोन्स तो हमारे पास एक होता है जो कि होता है TSH, तो TSH इनमें कम होगा या TSH इनके अंदर ज्यादा होगा बच्चों, ये वेरी करता है। जैसा कि देखो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि पेशेंट के अंदर क्या होता है, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म और सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म होती है। मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी। बच्चों अगर प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म है ना, तो उस पेशेंट के अंदर जो TSH है ना ये कम होते हैं। अगर प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म है, इसके अंदर जो TSH है बच्चों वो ज्यादा होगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन ज्यादा, मतलब कि वो पागल हो गया आपका थायराइड गया वो ज्यादा T3 और T4 को बना रहा है। जब वो ज्यादा T3 कंटिन्यूसली बनाई जा रहा है, वो किसी की सुन ही नहीं रहा, जैसे मोस्टली आप लोग मेरी नहीं सुनते जब मैं आपको ओरल टेस्ट का कहता हूँ, समझ रहे। तो बच्चों यहाँ पर आप थायराइड का कंटिन्यूसली T3 और T4 को बना रहा है, और वो TSH को कोई रेगुलेशन नहीं हो रही, तो TSH आपका क्या हो जाता है, कम, क्योंकि सर्कुलेशन में ज्यादा ना T3 T4, तो आपके जो थायराइड आपका हाइपोथैलेमस जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो TSH को कम कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे पास सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर बच्चों क्या होता है, यहाँ पर TSH ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि TSH ज्यादा होगा तो फिर वो क्या करता है, T3 और T4 की प्रोडक्शन को इनहेंस कर देता है। ठीक, आगे आते हैं कि सर जब किसी भी पेशेंट के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म होती है तो उस पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स आती हैं। बच्चों पहले आप हाइपरथायरॉयडिज्म की डिजीजेस लिख लें कि हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर ना कौन कौन सी डिजीजेस आती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, है वैसे वो बेसिक का टॉपिक है, लेकिन ना आप यहाँ पर डिजीजेस लिख लो कि प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में कौन सी डिजीजेस आती हैं, हाइपरथायरॉयड जो हाइपरथायरॉयडिज्म काज करती हैं, और सेकेंडरी के अंदर कौन सी डिजीजेस आती हैं जो हाइपरथायरॉयडिज्म काज करवाती हैं। बच्चों प्राइमरी के अंदर आता है हमारे पास सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है, दैट इज द ग्रेव्स डिजीज, जो कि क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज है, ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज बच्चों क्या आपकी प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म काज करती है। इसके अलावा बच्चों अगर हमारे पास होता है थायराइड एडिनोमा, आप सबको पता है ना कि अगर थायराइड के अंदर बिनाइन ट्यूमर बन जाएगा तो वो ज्यादा हार्मोन्स को रिलीज करेगा ना, तो थायराइड एडिनोमा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों थायराइड स्ट्रॉम, जो कि हमारे पास एक ट्रिगरिंग कंडीशन होती है, पेशेंट मतलब पहले ही आपका हाइपरथायरॉयडिज्म के ऊपर होता है, तो जब उस पेशेंट का मतलब इन्फेक्शन होता है ना या उसकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आती है ना, तो बहुत ज्यादा T3 और T4 की प्रोडक्शन हो जाती है। उस कंडीशन को कहते हैं थायराइड स्टॉर्म, जिसके अंदर T3 T4 बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। इस पेशेंट को हम पता है 4-5 मेडिसिन सेम टाइम के ऊपर दे रहे होते हैं। इसको प्रोप्रानोलोल भी चलाते हैं, इस पेशेंट को पोटाशियम आयोडाइड भी देते हैं, इस पेशेंट के अंदर हम उसको क्या कहते हैं, स्टीरोइड्स भी इस पेशेंट को हम देते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा T3 T4 की प्रोडक्शन होती है। पेशेंट को टैकीकार्डिया बीपी उसका बहुत एलिवेट हो जाता है, पेशेंट को परस्पायरेशन हो जाती है, समझ रहे। तो सेकेंडरी प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में तो आपने ये बातें लिख लेनी। सेकेंडरी का क्या मतलब है, सेकेंडरी का मतलब सर थायराइड ग्लैंड का कोई मसला मसाइल नहीं है। मसला ये है कि यहाँ तो आपको पिट्यूटरी एडिनोमा हो सकता है, पिट्यूटरी एडिनोमा जिसकी वजह से T3 T4 प्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर एक और भी हमारे पास रीजन इसका हो सकता है, वो क्या कि अगर आप एक्सोजीनियसली ले लो, क्या करो, अगर आप
एक्सोजीनसली, थायराइड हार्मोन्स को ले लो ना एक्सोजीनसली, तो उसकी वजह से भी बच्चों क्या हो सकता है हमारे पास पेशेंट के अंदर हाइपर थायराइडिज्म हो सकती है। क्या आप मुझे कोई बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी मतलब के आपको फायदे होते हैं हाइपर ये थायराइड ग्लैंड्स को लेने, थायराइड हार्मोन्स को लेने के? मतलब ये फीमेल ज्यादातर इस्तेमाल करती है थायराइड हार्मोन्स को, तो वो किस काम के लिए ज्यादातर इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे कोई बता सकता है? जो एक्सोजीनसली बाहर से थायराइड हार्मोन्स ले रही हैं ज्यादातर फीमेल, वो किस वजह से लेती हैं, किस डिजीज को ट्रीट करने के लिए? हो सकता है डॉक्टर यास्मीन भी कुछ दिनों बाद लेना शुरू कर दें। बच्चों फीमेल्स पता है क्यों लेती हैं? अपना वेट लॉस करने के लिए। T3 ये जो थायराइड हार्मोन्स है ना, ये आपकी बॉडी का वेट कम करते हैं, तो इसको अब्यूज इसलिए फीमेल्स करती हैं ताकि वो अपनी बॉडी का जो वेट होता है ना उसको कम कर सके। तो लेकिन उस चक्कर के अंदर वो हाइपर हाइपर थायराइडिज्म काज करवा के बैठी होती है। लेकिन ये ट्रीटेबल होते हैं, मतलब आप मजीद एक्सोजीनसली थायराइड हार्मोन्स ना लो तो पेशेंट हमारे पास दोबारा ठीक हो जाता है, टाइम लाइन के ऊपर दोबारा वो आ जाता है, ठीक है। बेसिक इन बेसिक फंक्शनिंग के ऊपर ना दोबारा आपका पेशेंट आ जाता है। आगे आते हैं कि सर जो हमारे पास पेशेंट होता है हाइपर थायराइडिज्म का, उस पेशेंट के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आती हैं? तो बच्चों जनरल सी बात तो ये है कि यहाँ पर T3 और जो T4 है उसकी प्रोडक्शन क्या होनी है, इंक्रीज। T3 और T4 की जब बच्चों प्रोडक्शन होगी तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आ सकती हैं? हमेशा बच्चों आपने याद रखना है कि हाइपर थायराइडिज्म के अंदर हर चीज इंक्रीज होती है। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर हर चीज इंक्रीज होती है, एक मैं आपको चीज बताऊंगा वो कम होती है बस, वो आपके फैट्स होते हैं। फैट्स ब्लड सर्कुलेशन में कम हो जाते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से, लेकिन बाकी हर चीज आपका ब्लड प्रेशर है, जीआईटी की मोटिलिटी है, पाल्पिटेशन है, मसल की डिस्ट्रक्शन है, हर चीज आपको इंक्रीज मिलती है। बट जो फैट्स की अमाउंट है ना सर्कुलेशन के अंदर वो आपको कम मिलेगी, ठीक है। ये बड़ा मतलब एक अच्छा आइडिया होता है इसको याद रखने का। तो बच्चों सबसे पहले आते हैं कि अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपर थायरॉयडिज्म है ना, डॉक्टर नरेश उस पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो एलिवेट होता है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज, मतलब पेशेंट हाइपर टेंशन के साथ आता है। ये वन ऑफ द अर्ली सिम्टम्स हैं। एक ये एडिमा वाली जो भी हम आपको डिस्कस करवाता हूँ, दूसरी जो हाइपर टेंशन वाली, और तीसरी वार्म इंटॉलरेंस। ये तीन सिम्टम के साथ मोस्टली पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमने तमाम जो पॉसिबल कंडीशंस हैं इसकी, पॉसिबल सिम्टम वो हमने सारी डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो बच्चों जो थायराइड हार्मोन्स हैं ये आपके ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, समझे। दूसरे नंबर पर बच्चों ये पेशेंट हमारे पास आता है वार्म इंटॉलरेंस के साथ। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो पेशेंट को क्या होगा बच्चों, कोल्ड इंटॉलरेंस, मतलब उसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन अगर पेशेंट के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो वार्म इंटॉलरेंस, उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होती। क्योंकि देखो ना, हाइपरथायरॉयडिज्म का तो काम ही हमारे पास था क्या, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना, कैलोरीज की प्रोडक्शन करवाना। अब जब ज्यादा थायराइड हार्मोन होगा, ज्यादा कैलोरीज की प्रोडक्शन होगी, पेशेंट का बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा, तो उससे मजीद जो बाहर मतलब गर्मी है ना वो उससे महसूस जहाँ बर्दाश्त नहीं होगी, तो पेशेंट वार्म इंटॉलरेंस के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ा देते हैं आपके थायराइड हार्मोन, जिसकी वजह से आपको पेशेंट के अंदर क्या नजर आता है, वे डायरिया नजर आता है। वार्म इंटॉलरेंस है, जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ रही है, तो पेशेंट के अंदर बच्चों में क्या नजर आएगा, डायरिया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किस वजह से, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज द जीआईटी मोटिलिटी। अब आपने मुझे खुद बताना है कि जब आप अपनी कैलोरीज को बर्न कर रहे हो, पेशेंट को डायरिया हो रहा है, तो इस पेशेंट के अंदर आपको बच्चों क्या नजर आएगी, वेट लॉस। तो इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ कि हाइपर थायरॉयडिज्म के बच्चों पेशेंट जो भी जितने भी होते हैं ना, वो सारे जो मेन प्रॉब्लम है ना, या मतलब मेन जो फिजिकल फाइंडिंग है, वो वेट लॉस के साथ प्रेजेंट करेंगे। जो मैं आपको अक्सर कहता हूँ, आप अपने क्लिनिक में बैठे हो, ए फीमेल अगर आपके पास आ रही है, तो आप उसको जैसे ही क्लिनिक के अंदर एंटर हुई अगर आप उसको देखते हो, वेट लॉस है फीमेल के अंदर, मतलब के एक्सोफिथैलमस है, पेशेंट के अंदर एंजाइटी है, पर्सपायरेशन है, इरिटेबल है फीमेल, तो ज्यादातर आपने हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में सोचना है। लेकिन अगर एक फीमेल है, जैसे कि हमने आगे भी एग्जांपल लिया है कि वो मोटी ताजी है, उसको कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसका वेट गेन रहता है, अब वो जब क्लिनिक का दरवाजा खोलेगी, पहले तो वो दरवाजा बड़ा मुश्किल होकर खोलेगी, फिर बड़े सुकून से वो टहलती टहलती आएगी। स्लो मूवमेंट, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन, इससे आप देखो खुद ही सोच सकते हो, और वो ज्यादा एक्टिव नहीं होगी। हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट बड़े एक्टिव होते हैं। ये तो आगे आपको भी मतलब कि स्यापा डाल देंगे, वो पंजाबी में कहते हैं ना। तो लेकिन जो वो आपके हाइपो वाले, उसके सारे फंक्शन कम होते हैं, बड़े सुकून से वो टहल के आ रहा होगा,
सुकून से आप उसको कहेंगे बैठेंगे तो वो बैठने में भी उसको टाइम लग जाएगा, मतलब उसकी एक्टिविटीज कम हो जाती है। यहाँ पर एक्टिविटीज बढ़ जाती है, बंदा बड़ा एक्टिव होता है आपके हाइपरथायरॉयडिज्म वाला, क्योंकि एनर्जी बहुत मिल रही है ना। ये था बच्चों वेट लॉस। उसके बाद सर ये पेशेंट आता है आपके पास पाल्पिटेशन के साथ, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स क्या कहते हैं, आपके जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शंस का नंबर है उसको इंक्रीज करवा देते हैं, तो पेशेंट हमारे पास पाल्पिटेशंस के साथ आते हैं। इसके अलावा बच्चों जो आपके मसल्स के सेल्स हैं, मसल्स के सेल्स को ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं आपके थायराइड हार्मोन्स, जब एक्सेस अमाउंट के अंदर होते हैं। तो जिस कंडीशन को क्या कहते हैं, मायोपैथी। पेशेंट मसल पेन के साथ या जो मसल का मैस है वो लॉस के साथ प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जब बच्चों मायोपैथी होगी तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिखाने लगा हूं कि क्रेटिन कायनेज जो अमाउंट होगी ना इसके अंदर प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हम ना बड़ी कंडीशंस पढ़ेंगे मस्कुलोस्केलेटन के अंदर कि जहां पर आपको मायोपैथी होती है। ये तो मायोपैथी जो होती है ना बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी हम कंडीशंस पढ़ेंगे जहाँ पर आपको मायोपैथी होती है। कुछ ड्रग्स के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी मायोपैथी, जैसे आप वो हमने पढ़ा नहीं था इसके अंदर लिपिडोलिन ड्रग्स के अंदर। हाँ जी बताएं मुझे, कौन सी ड्रग होती है जिनका साइड इफेक्ट है कि वो मायोपैथी काज करवाती है, जरा मैं चेक तो करूँ आप कितनी का रिटेनिंग करते हो। कौन सी ऐसी, डॉक्टर किरण बताएंगी जी, डॉक्टर किरण कौन सी ऐसी ड्रग है जो मायोपैथी करवाती है, जो आपके मसल्स को डैमेज करती है। वेरी गुड, जैसे कि डॉक्टर ने बताया अपना ब्रिलियंट नॉलेज हमारे साथ शेयर किया, वो सर कह रही हैं स्टैटिन्स। लेकिन स्टैटिन्स के साथ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, स्टैटिन मायोपैथी करवाती हैं, लेकिन ज्यादा चांस पता है कब होते हैं, जब आप कॉम्बो के अंदर दो मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हो। कौन कौन सी डॉक्टर साहिबा, कौन सी दो मेडिसिन हम लिपिडोलिन ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे जो मायोपैथी का असर करवाती हैं, जिनके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं मायोपैथी के। अगर आप इंडिविजुअली ड्रग इस्तेमाल करें तो इतने चांसेस नहीं होते, लेकिन जब आप दोनों को कॉम्बो में इस्तेमाल करते हो ना, अब अपनी फाइब्रेट्स ड्रग्स को और अपनी स्टैटिन्स ड्रग्स को दोनों को जब कॉम्बो में इस्तेमाल करोगे तो बच्चों मायोपैथी का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों के साइड इफेक्ट ये है कि दोनों मायोपैथी का असर करवाती है। तो अगर एक कोई पेशेंट है जिसको आपने स्टैटिन और फाइब्रेट्स के ऊपर रखा हुआ है और उसका मसल मैस मतलब कम हो रहा है, उसको मसल स्पेन हो रही है, तो आपने इसकी एक ड्रग को विड्रॉ करवा देना है, समझे। तो इस तरह की चीजों को अपने रिटेन करना है। ये थी बच्चों मायोपैथी। और आज हमारे नॉलेज के अंदर एडिशनल बात एक और होगी है कि हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से भी मायोपैथी होती है और सीके इंक्रीज होता है। हम आगे डिस्कस करेंगे मस्कुलोस्केलेटन के अंदर भी बहुत सारी कंडीशंस आती है जिसके अंदर सीके इंक्रीज नहीं होता, इसलिए इसको यहाँ पर लिखना इंपॉर्टेंट है। आगे बच्चों और क्या सिम्टम हो सकती है बच्चों, पेशेंट हमारे पास आती है फीमेल एमिनोरिया के साथ, जो कि बहुत ही कॉमन सिम्टम है। उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बच्चों वो एब्सेंट होता है। यही जो आपके हार्मोन्स है ना, जो आपके पास हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस होता है ना, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। जब वो डिस्टर्ब होगा तो पेशेंट के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इवन दो जो पेशेंट्स है हमारे पास वो इनफर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट करते हैं। अब आपको बात समझ आ रही कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं इनकी हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म की, इसी वजह से आप देखो गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाओगे वो आपके थायराइड का मतलब के प्रोफाइल चेक करवाएंगे, इसका T3 T4 चेक करो, क्योंकि ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी, एमिनोरिया, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज। आगे आते हैं बच्चों, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास सिम्टम आ रही है वो है पेरी ऑर्बिटल एडीमा। पेरी ऑर्बिटल एडीमा, आपको इसकी आंखों के इर्द गिर्द क्या नजर आएगा बच्चों, एडीमा नजर आएगा। लेट्स सपोज अगर ये है ना, तो यहाँ पर पेशेंट को हमें एडीमा नजर आता है। और उसके बाद अगर आप इसका देख रहे हो ना तो ये पूरा डिफ्यूज ग्वाइटर बना हुआ है यहाँ पर, डिफ्यूज ग्वाइटर। और डिफ्यूज ग्वाइटर किसमें होता है, ग्रेव्स डिजीज वाले पेशेंट के अंदर होता है। इसके बाद बच्चों पेरी ऑर्बिटल एडीमा मतलब आइस के अराउंड एडीमा बना होगा, कैसे बनता है हमारा पूरा टॉपिक है इसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं बच्चों इसकी जो मतलब टीबिया होती है ना, टीबिया के ऊपर भी एडीमा बनता है जिसको हम कहते हैं पेरी टीबियल मिक्स एडीमा। पेरी टीबियल मिक्स एडिमा। ये एडिमा कैसे बनता है, गैग जो हमारे पास गैग मालिक्यूल होता है उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, फाइब्रेट्स मालिक्यूल की स्टिमुलेशन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास है पेशेंट के अंदर जो लेग वाला जो टीबिया है यहाँ पर आपको एडिमा नजर आएगा, और उस फीमेल की आइज के अंदर पेरी ऑर्बिटल एडिमा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बात काइंडली आपने और याद रखनी है कि जो हमारे पास पेशेंट होते हैं ना ग्रेव्स डिजीज वाले पेशेंट, उसके अंदर हमें मतलब कि ये जो ऑर्थोपैथी है ना ये भी नजर आती है, जो कौन सी कंडीशन है, डेट इज कॉल्ड एक्सोथैलेमस। ये जो आपको इस पेशेंट की आइस नजर आ रही है ना जो बाहर की तरफ बल्ज है, बच्चों इसकी आइस के पीछे क्या बना होता है, एडीमा हो जाता है, तो इसकी आइस ना बाहर की तरफ बल्ज हो जाती है। वो एडीमा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द हाइपर सेक्रेशन ऑफ द गैग मालिक्यूल।
ग्लाइकोसमिनोग्लाइकेंस मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन ना फाइब्रेट सेल से ज्यादा हो जाती है। करवाता कौन है? आपके थायराइड हार्मोन्स करवाते हैं। तो थायराइड हार्मोन्स ने फाइब्रेट सेल्स को एक्टिवेट किया, सॉरी फिब्रोब्लास्ट सेल्स को एक्टिवेट किया, फिब्रोब्लास्ट गैस को रिलीज करेंगे और गैस का हमारे पास ऑस्मोटिक एजेंट होता है। चलिए अब एक और चीज को भी ऐड कर लें कि सर जो हमारे पास सल्यूट्स होते हैं वो भी ऑस्मोटिक इन नेचर होते हैं, जो मैनिटोल था वो भी ऑस्मोटिक इन नेचर था, और ये जो गैग मॉलिक्यूल है ये भी ऑस्मोटिक इन नेचर है। तो अगर गैग की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो अगर वो आइस के पीछे प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पर वो एडिमा काज कर देगा, और अगर वो आपकी लिम्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे मैं टीबिया की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर एडिमा काज करेगा। ठीक है, सो काइंडली डू रिमेंबर दैट ग्लाइकोसमिनोग्लाइकेंस या जिसको हम गैस मॉलिक्यूल कहते हैं, ये ऑस्मोटिक इन नेचर होता है, जिस वजह से आपको एक्सोथैलेमस नजर आता है। आगे बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको फैक्ट बताने लगा हूं, जो कि मेरे ख्याल में काफी सारे स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है कि हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से बच्चों आपको हाइपर कैल्सीमिया भी होता है। क्या हो रहा है? अगर किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर T3 और T4 की जो अमाउंट है वो क्या है, ज्यादा है, मतलब पेशेंट के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म है। ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट होते हैं ना बच्चों, आपका जो T3 हार्मोन और जो T4 हार्मोन है ना, ये एक्ट करता है आपकी बोन्स के ऊपर भी जाकर। दिस इज अ ब्यूटीफुल बोन्स, इट लुक्स लाइक योर फीमर। ठीक है, ये इसका फीमर हेड है, फीमर का हेड वाला रीजन है, ये इसका नीचे वाला जो इसके मतलब के पार्ट्स हैं जो आगे नीचे जाके ना इसमें टीबिया के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, बात बताने का मकसद ये बच्चों, आपकी जो बोन्स होती हैं, बोन्स के अंदर होते हैं दो टाइप के सेल। कौन कौन से सर वो सेल्स होते हैं? वी हैव अ ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो कि बोन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, एंड देन वी हैव अ ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जो कि बोन्स की कटिंग में हेल्प करते हैं। अब आप कह रहे हैं सर कटिंग है और उसमें हेल्प करें, बच्चों कटिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपकी बोन का मतलब कि जो स्ट्रक्चर है ना ये मेंटेन नहीं रहेगा। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स भी दे आर इंपॉर्टेंट एंड ओस्टियोक्लास्ट सेल्स भी दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट। आपको पता है हमारे पास एक ऐसी डिजीज भी होती है जिसके अंदर जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं ना, वो अपना काम सही से नहीं कर रहे होते, और जब वो अपना काम सही से नहीं करते ना तो उसकी वजह से पेशेंट की जो बोन का स्ट्रक्चर है वो बड़ा एबनॉर्मल होता है। कोई मुझे बता सकता है ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके अंदर जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली और पेशेंट की जो बोन का स्ट्रक्चर है वो बड़ा एबनॉर्मल बनता है? जी डॉक्टर अरसलान, कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स सही से काम नहीं करते? वैसे उसमें ऑस्टियोब्लास्ट भी सेल्स सही से ज्यादा ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स अपना ज्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट का सेल जो काम होता है वो कम हो जाता है। मतलब बात बताने का कि दोनों सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन सी डिजीज है वो? कोई मसला नहीं, मैं आपको बताने के लिए हूं ना डॉक्टर साहब, परेशान है। पैगी डिजीज बच्चों, जो पैगी डिजीज ऑफ बोन्स होती है ना, जो एल्डर्स लोगों के अंदर होती है, तो उसके अंदर ओस्टियोब्लास्ट और जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं ना, दोनों एक्टिवेट होते हैं। तो ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, वो बोन की फॉर्मेशन ज्यादा करा देता है, तो जो ओस्टियोक्लास्ट है वो उस हिसाब से बोन की कटिंग इतनी नहीं करवा रहे होते, बोन को शेप नहीं वो दे रहे होते। इसी वजह से तो जो उनके फोरामेंस होते हैं जहां से न्यूरॉन्स निकली होती है वो कंप्रेस हो जाते हैं, उनका जो हेड का साइज है वो बढ़ जाता है, पैगी डिजीज वाले जो पेशेंट होते हैं। ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट पैगी डिजीज इन द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। बट बात बताने का मकसद ये है बच्चों कि जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं इनका काम है कटिंग, बोन की रिजॉर्प्शन करवाना। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए जो आपके थायराइड हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली जाकर आपके ओस्टियोक्लास्ट सेल्स के ऊपर लगते हैं। ठीक है, ओस्टियो T3 T4 क्या करें बच्चों, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी को इनहेंस कर देते हैं। जब ओस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी इनहेंस होगी बच्चों, तो आपकी बोन से क्या निकलेगा, बोन की रिजॉर्प्शन होगी ना, और बोन से कैल्शियम की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, और बोन से फॉस्फेट की प्रोडक्शन क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो फॉस्फेट भी पेशेंट के अंदर ज्यादा हो जाती है और पेशेंट की बॉडी के अंदर कैल्शियम भी ज्यादा हो जाती है। और ये कैल्शियम कहाँ पर आती है सर, ये कैल्शियम आएगी हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। ये कैल्शियम कहाँ पर आएगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आएगी, और जब ब्लड सर्कुलेशन में आ जाती है उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, अब आप मुझे साथ ये भी बताएंगे कि कैल्शियम की नॉर्मल रेंज कैसे कितनी होती है, क्योंकि जब कैल्शियम हाइपर कैल्शियम है तो हम तब कहेंगे ना जब वो रेंज से ज्यादा होता है। तो व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ द कैल्शियम इनटू योर ब्लड सर्कुलेशन, जल्दी जल्दी मुझे बता दें, क्योंकि हमने कोई चीज भूलनी नहीं है, सारी चीजों को रिटेन भी करना है। जी डॉक्टर निम्रा, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ कैल्शियम इनटू योर बॉडी? जी डॉक्टर संगीत, व्हाट डू यू थिंक? 8.5 से लेकर सर 10 पॉइंट समथिंग, सम की जगह एस की जगह आप 5 लगा देते, जो कि डॉक्टर असलान ने लगा दिए। बच्चों 8.5 से लेकर 10.8 तक
एग्जैक्टली एग्जैक्टली 8.5 से लेकर 8.5 से लेकर 10.8 तक बच्चों, ये नॉर्मल कैल्शियम की नॉर्मल रेंज होती है आपकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। ऐसा नहीं करना कि सर ये जो नॉर्मल रेंज होती है ये तो जितने हम टेस्ट करवाते हैं वहां पर लिखी होती है रेफरेंस वैल्यू। बच्चों बाज औकात जो मैंने आपको कितनी दफा बताया हुआ है कि जो रेफरेंस वैल्यूज होती हैं वो वैरी कर जाती हैं, इसलिए आपने उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। ये लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी वैरी कर जाती हैं, ये सिटी टू सिटी वैरी कर जाएंगी, तो इसलिए आपने नॉर्मल रेंज खुद ही याद रखनी होती है। मैं तो आपको कितनी सारी मैंने कैल्शियम, पोटाशियम, फॉस्फेट, क्लोराइड, हर चीज की आपको नॉर्मल रेंज याद करवाई, आपके इलेक्ट्रोलाइट सारे, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, हर चीज की मैंने आपको रेंज याद करवाई हुई है। तो उनके ऊपर आपने रिलाई नहीं करना, खुद ही याद करनी है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है, तो सर जो कैल्शियम की अमाउंट होगी वो कितनी है, वो 10 से ज्यादा होगी। और साथ डॉक्टर किरण हमें ये भी बताएंगी कि कितनी अमाउंट हमारे पास कैल्शियम की ज्यादा हो जाए तो पेशेंट के अंदर हाइपर कैल्सीमिया की वजह से हाइपर कैल्सीयूरिया होगा, और हाइपर कैल्सीयूरिया की वजह से किडनी स्टोन बनेगी। जी डॉक्टर साहिबा, हाइपर कैल्सीमिया कितना होना चाहिए कि किडनी स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है? जल्दी जल्दी बता दें, स्टूडेंट्स आर एक्सट्रीमली वेटिंग। कितना हाइपर कैल्सीमिया हो तो किडनी स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है? ग्रेट, ग्रेटर देन 10.5। देखें डॉक्टर साहब, अगर आप अभी भी चेक करवाएं हो सकता है आपका 10.5 से ज्यादा हो, 11 या 11.2, लेकिन आपको किडनी स्टोन तो नहीं है। बच्चे मोर देन 14, डॉक्टर निमरा, मोर देन 14। जब कैल्शियम मोर देन 14 होता है ना बच्चों, तो उस पेशेंट के अंदर किडनी स्टोन का रिस्क ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाती है फिर कैल्शियम की। जैसे मैंने आपको कल भी बता रहा था ना, आपने हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से आपको सिम्टम कब आती हैं, जब पेशेंट के अंदर जो ग्लूकोज है ना वो 55 से कम हो जाती है उसकी रेंज, फिर आपको हाइपोग्लाइसीमिया की जो सिम्टम्स होती है ना, सीजर्स या सिंकोपाली, वो सिम्टम आती हैं। या इसी तरह जब पेशेंट के अंदर हाइपोनाइट्रीमिया होता है ना, तो हाइपोनाइट्रीमिया की वजह से आपको सिम्टम कब आती हैं? जी चले आप डॉक्टर असलाम बताएंगे। हाइपोनाइट्रीमिया कितनी रेंज कम होनी चाहिए कि आपको सिम्टम आना शुरू हो जाती है? हाइपोनाइट्रीमिया की सिम्टम हमने कल पढ़ी थी ना, सीजर्स, तो कितनी कम हो अगर हमारे पास सोडियम तो आपको वो सिम्टम आती है? आइए मैं जरा देखूं तो सही आप लोगों को कितनी की मेडिसिन आती है, क्योंकि ये तो नॉर्मल बातें हैं। कोई अल्लाह के बंदे 250 सोडियम, मैं हाइपोनाइट्रीमिया की बात कर रहा हूँ, लेस देन। ठीक है, तो डॉक्टर किरण आपने सही लेस देन 135 तो आपका शायद अभी भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया हुआ, आपने जरा इलेक्ट्रोलाइट्स या आपने कोई चीज खाई पी नहीं है, हो सकता है आपका 135 से अभी भी कम हो, 134 हो जाए या 133। काइंडली याद रखिएगा, जब हमारे पास सोडियम की अमाउंट 120 से कम होती है तो आपको हाइपोनाइट्रीमिया की सिम्टम आती है। इसीलिए तो बता आपको सोडियम के सप्लीमेंट्स भी कब दिए जाते हैं, जब आपका 120 से कम होता है, क्योंकि हमें पता होता है 120 से नीचे जाएगा तो सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे पेशेंट के। मोस्टली जो सिम्टम आती है वो सीजर्स वाली थी। तो बात कहाँ कि हम कहाँ ले गए हैं, अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि अगर पेशेंट के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म है, उसमें हाइपर कैल्सीमिया होगा, ज्यादा कैल्शियम ब्लड के अंदर जाएगी, और जब ये इतनी ज्यादा कैल्शियम ब्लड के अंदर आएगी, आपको पता है ना ब्लड कहाँ पर जाता है, आपकी ब्यूटीफुल किडनी के अंदर, और किडनी के अगर ब्लड सर्कुलेशन में ज्यादा कैल्शियम है तो वो किडनी के अंदर भी जाएगी, और ये कैल्शियम कहाँ पर अब आप जाएगी, यूरिन के अंदर। और अगर यूरिन के अंदर कैल्शियम ज्यादा है तो बच्चों पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन। जो कि सबसे मोस्ट कॉमन हमारे पास किडनी स्टोन है कौन सा, कैल्शियम ऑक्सालेट। 65% से लेकर 80% लोग के अंदर आपको कैल्शियम ऑक्सालेट के स्टोन्स नजर आते हैं, क्योंकि बहुत सारी रीजन होती है जिसकी वजह से ना कैल्शियम हमारे पास ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जिसमें सिलिक डिजीज भी पड़ा था। अगर आप एक्सोजीनियसली कैल्शियम ज्यादा ले रहे हो, या बोन की रिजॉर्प्शन से कैल्शियम ज्यादा आ रहा है, या किसी पेशेंट के अंदर डीसीटी में से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, जिटलमैन सिंड्रोम अगर किसी पेशेंट को, ठीक है, तो वहां पे पेशेंट के अंदर किडनी स्टोन बनने का जो रिस्क है ज्यादा। और जिन लोगों के अंदर रिकरेंट होते हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, उनके अंदर कोई जेनेटिक इशू हो सकता है। या दूसरे नंबर रिकरेंट किडनी स्टोन उन लोगों के अंदर होते हैं जिनके अंदर एक दफा बन गया ना किडनी स्टोन, और उसका जो मतलब कि वहां पर उसने अपना एक घर बना लिया, मतलब वहां पर इतनी स्पेस क्रिएट हो गई है कि अब उस पेशेंट के अंदर ना बार बार किडनी स्टोन बनने का रिस्क ज्यादा हो जाता है। देखो लेट्स सपोज, अगर ये यूरेटर है ना, तो यहाँ पर स्टोन बना, ये देखो स्टोन बन गया, अब आपने ये स्टोन रिमूव कर दिया, लेकिन इसका यूरेटर तो अब ऐसे ही रहेगा ना, तो अब दोबारा इसके बाद यहाँ पर प्री डिस्पोजिंग पोजीशन है कि किडनी स्टोन दोबारा भी बन सकता है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा जिन लोगों को किडनी स्टोन बनता है फिर उनको बार बार किडनी स्टोन बन रहे होते हैं। मास वाइवोस किडनी स्टोन के जो हमारे पास यूरिक एसिड का होता है,
क्योंकि वो यूरिक एसिड का जो स्टोन होता है वो हमारे पास अगर ट्यूमर भी है ना तो ज्यादातर लोगों को डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, और जब वो बॉडी को हाइड्रेट करते हैं और उन स्टोन का साइज भी कम होता है, वो 5 mm या 5.5 mm के होते हैं, तो वो हम हाइड्रेट करते हैं तो वो बॉडी से निकल जाता है, उनके अंदर ये वाली कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। लेकिन जिन लोगों के अंदर कैल्शियम ऑक्सालेट के या जो हमारे पास दूसरे थे अमोनियम फॉस्फेट वाले थे या सिस्टीन के स्टोन्स थे, तो उनके अंदर बच्चों रिकरेंट हो सकता है। समझ रहे? अब आप मुझे साथ ये भी बताएंगे कि कितने साइज का स्टोन हो तो वो आसानी से निकल जाता है बाय हाइड्रेटिंग द बॉडी ऑफ द पेशेंट, और कितने स्टोन का साइज हो तो वो निकलता नहीं है, हमें उसके लिए मेडिकेशन या लिथोट्रिप्सी करवानी पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, कितना किडनी का स्टोन हो तो वो पानी पीने से निकल जाता है? लेस देन 4 सेंटीमीटर, लेस देन 5 mm, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों 6 mm याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 5 mm, बिल्कुल आसान सही कह रहे हो कि 5 mm का तो बहुत इजीली निकल जाता है, लेकिन 6 mm तक का जो होते हैं स्टोन वो निकल सकते हैं। क्यों? कि जो बच्चों आपका यूरेटर का डायामीटर होता है ना वो 6 mm होता है, तो अगर 6 mm से ज्यादा किडनी स्टोन होगा ना तो वो यूरेटर के अंदर आके धंस जाएगा, उसको फिर निकालना मुश्किल होगा। लेकिन 6 mm से कम है तो वो आप बॉडी को हाइड्रेट करो, वो इजीली निकल जाते होते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपने यहाँ पर याद रखनी है। टॉपिक हमारा क्या था, हम किधर चले गए, लेकिन आपको मेमोराइज रिवाइज करवाना भी जरूरी है, और इंटरेस्टेड फैक्ट्स को भी हमने डिस्कस करना है, क्योंकि मेडिसिन मैंने आपको बताया ये सारी है इंफॉर्मेशन जो कि आपने गेन करते जाना है। हाँ, जो चीजें मेमोराइज करनी है वो बेसिक के अंदर करनी है। आगे आते हैं बच्चों, अब हम पेशेंट को डायग्नोज भी तो कर लेना, हमने सिम्टम इसकी देख ली है, सिम्टम को देखने के बाद हम उस पेशेंट को क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं। बच्चों डायग्नोज करने के लिए हम उस पेशेंट की 3 चीजें आपने सबसे पहले चेक करनी है। क्या करनी है आपने उस पेशेंट के अंदर? 3 चीजें सबसे पहले चेक करनी है। क्या बच्चों? सबसे पहले है TSH, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है यहाँ पर। इसके बाद फिर आपने चेक करना है T3, और उसके बाद आपने चेक करना है T4। अब आपने मुझे खुद बताना है कि अगर देखो टी TSH ज्यादा है तो पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है बच्चों, सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर TSH ज्यादा है तो सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर TSH कम है तो प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकती है उस पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो दूसरे नंबर आपको पता है भाई T3 और जो T4 है वो इन पेशेंट्स के अंदर इंक्रीज ही रहता है। अब इसीलिए यहाँ पर अगर देखो बच्चों किसी पेशेंट के अंदर ना TSH ज्यादा है और साथ उनका T3 और T4 भी ज्यादा है, काइंडली मेरी ये बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बात बताने लगा हूँ। किसी पेशेंट में, आई नीड योर अटेंशन फॉर अ वाइल, TSH भी ज्यादा है, T3 भी ज्यादा है, T4 भी ज्यादा है। किसी पेशेंट के अंदर TSH भी ज्यादा, मतलब सारे ये वाले जो फैक्टर्स है ना ये इंक्रीज हैं, सारे मार्कर इंक्रीज हैं। अगर आपको बच्चों तीनों मार्कर इंक्रीज करें, पता है आपने उस पेशेंट का क्या करवाना है? MRI। आपने उस पेशेंट की MRI करवानी है। क्यों MRI करवा रहे हो? क्योंकि बच्चों TSH ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो पिट्यूटरी एडिनोमा हो सकता है, इसलिए मैं उस पेशेंट के साथ MRI भी कराऊंगा, मुझे पता चले कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो ट्यूमर बना हुआ है, अगर वो ट्यूमर बना हुआ है कि या नहीं बना हुआ, या वो ट्यूमर का साइज क्या है। तो जब ये तीनों मार्कर्स इंक्रीज होंगे बच्चों तो आपने MRI उस पेशेंट के अंदर जरूर करवानी। ठीक है, तो TSH हमने चेक कर लिया, हमने T3 चेक कर लिया, T4 चेक कर लिया, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि हमने एक और चीज करनी है, वो इस पेशेंट का होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन। रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन। अब ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन होता है ना बच्चों, यहाँ पर आपको रेडियो एक्टिव जो आयोडीन होती है ना बाहर से देते हो उस पेशेंट में, आपको पूरी मैकेनिज्म इसका दिखाऊंगा आगे जाके, कि आप उस पेशेंट को ना मतलब कि आयोडीन देते हो, उसको हम रेडियो एक्टिव आयोडीन कह रहे होते हैं, और उसके बाद आप उस पेशेंट के उसके थायराइड ग्लैंड को ना विजुलाइज कर रहे होते हो। तो अगर थायराइड आपने उस पेशेंट को मतलब कि थायराइड आयोडीन दी है, और अगर आयोडीन का ज्यादा इनटेक कर रहे हैं ना आपके थायराइड ग्लैंड, इसका मतलब पेशेंट के अंदर हाइपर फंक्शनिंग थायराइड ग्लैंड है, हाइपर थायराइडिज्म का पेशेंट है। अगर थायराइड हार्मोन आयोडीन स्कैन या आयोडाइड को कम इनटेक कर रहा है, जो रेडियो एक्टिव आयोडाइड आपने उसको दे रही है उसको कम इनटेक कर रहा है, वो आपको पिक्चर के ऊपर नजर आ जाएगा, तो उस पेशेंट के अंदर बच्चों हाइपर फंक्शनिंग है थायराइड ग्लैंड की। तो आपने TSH T3 T4 और चौथे नंबर पर आपने क्या करना है उसका रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन आपने उसका करना है। ठीक है, आगे बच्चों आते हैं, ये हमारे पास इधर से मोस्टली पेशेंट्स डायग्नोज हो सकते हैं, लेकिन ये वो चीज है जो आपकी बुक्स ने लिखी हुई है, लेकिन जो गाइडलाइन है जो मैं आपको अक्सर कहता हूँ बच्चों, स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये करवानी है आपने, ये होती है हमारे पास गाइडलाइन। ये यहाँ पर मैंने इसलिए आपको लोगों को ना ये स्टेप 2 के यू वर्ल्ड में से ये मैंने पेज उठाया, क्योंकि वहां पर वो गाइडलाइन उन्होंने लिखी हुई थी,
तो मैंने कहा चले हम बच्चों के साथ भी यहाँ पर शेयर करेंगे। तो बच्चों ये देखना आप गाइडलाइन कितनी अच्छी कि आपको हर चीज का डायग्नोज हो जाएगा। कैसे देखो, पेशेंट मेरे पास आता है हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ, आपने उसका क्या करना है, मैयर्स द TSH, फ्री T3 एंड फ्री T4। अगर उस पेशेंट के अंदर फ्री T3 ज्यादा है, सॉरी फ्री T3 और T4 ज्यादा है, और उस पेशेंट का जो TSH लो है, तो वो हमारे पास क्या है, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म का। अगर TSH ज्यादा है, T3 भी ज्यादा है, T4 भी ज्यादा है, तो वो हमारे पास पेशेंट कौन सा है, सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म का है। और सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर आपने कुछ नहीं करना, MRI ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड करवा देना है। देखो कितनी मजे की गाइडलाइन है, क्या हमें उसी टाइम डायग्नोस का पता चल जाएगा यार इसके थायराइड ग्लैंड में मसला नहीं है, मसला कहाँ पर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर बना हुआ है। तो MRI कराओ, क्या ट्यूमर का साइज, हम उसको सप्रेस करते हैं या हम उसको रिमूव करते हैं, पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म का खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म है जिसमें TSH कम है, T3 T4 ज्यादा है, बच्चों उसके अंदर फिर आपने जो नेक्स्ट काम करना है, आपने ग्रेव्स डिजीज के साइंस देखने। काइंडली ये गाइडलाइन जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म है, TSH कम, T3 T4 ज्यादा है, नेक्स्ट यू हैव टू ऑब्जर्व द एक्सोप्थेल्मिक और द ग्रेव्स साइंस, ग्रेव्स डिजीज साइन। ग्रेव्स डिजीज साइन बच्चों क्या है, एक तो आपको उस पेशेंट के अंदर आपने ऑप्थेल्मोमायोपैथी देखनी है, उसकी आइज को देखनी, की आइज का साइज तो नहीं बढ़ा हुआ। दूसरा आपने गोइटर देखना है, ये मैंने जो ऊपर आपको पिक्चर दिखाई है ना, इसका जो गोइटर है वो आपको डिफ्यूज नजर आ रहा है, और जो इसकी आइज है उसके अंदर आपको एक्सोप्थेल्मस नजर आ रहा है, आइज बाहर की तरफ बल्ज हुई है। तो अगर आपको उस पेशेंट के अंदर प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म डायग्नोस करने के बाद ग्रेव्स डिजीज के साइन नजर आते हैं, तो आपने उसको क्या कर देना, यस दिस इज द पेशेंट ऑफ द ग्रेव्स डिजीज। तो आपने ग्रेव्स डिजीज का पेशेंट क्या कर देना, उसको डायग्नोस कर देना। देखा, आप एग्जैक्ट डिजीज के नाम तक पहुंच गए, पहले प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, और अगर उसके अंदर ग्रेव्स डिजीज के सिम्टम्स प्रेजेंट है तो पेशेंट हमारा ग्रेव्स डिजीज का। बट सर पेशेंट के अंदर प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म तो है, TSH कम है, T3 T4 ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर ग्रेव्स डिजीज के साइन प्रेजेंट है नहीं है, एक्सोप्थेल्मस और डिफ्यूज गोइटर नहीं है। तो फिर सर उसके अंदर मजीद हमने क्या करना है, बच्चों उस पेशेंट में आपने देखना है रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन। ये रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन आपने करना है नंबर 3। जब आप रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन करोगे, तो अगर तो आपको उसके अंदर हाई इनटेक नजर आता है, मतलब बहुत ज्यादा इनटेक करें वो थायराइड ग्लैंड को, तो उसके बारे में हम दो चीजें सोच सकते हैं। मतलब सिंपल चीज है, रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो हम दो चीजों के बारे में सोचेंगे, अगर वो नेगेटिव है या लेस इनटेक है तो उसके बारे में फिर हम मजीद यहाँ पर ना थायरोग्लोबिन के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अगर रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन हमने पेशेंट का किया है और वहां पर एक्सेस इनटेक और ये है रेडियो एक्टिव आयोडाइड की, तो उसमें बच्चों दो रीजन हो सकते हैं। अगर रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन आपने किया वो आपको हाई नजर आ रहा है, फिर आपने नड्यूज का पैटर्न देखना है, क्या वो हमारे पास डिफ्यूज पैटर्न है या हमारे पास नड्यूलर पैटर्न। अगर वो आपको डिफ्यूज पैटर्न नजर आ रहा है ना उस स्कैन के ऊपर, तो वो पेशेंट ग्रेव्स डिजीज का है। मतलब सिम्टम ना भी हो फिर भी आप ग्रेव्स डिजीज तक पहुंच सकते हो। कैसे, रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन के ऊपर अगर आपको डिफ्यूज पैटर्न नजर आता है, बिल्कुल ऐसा पैटर्न नजर आ रहा है, इसको हम डिफ्यूज पैटर्न कहते हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी पिक्चरें भी दिखाऊंगा सबकी। लेकिन अगर आपको रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन के ऊपर बच्चों नेड्यूलर पैटर्न नजर आ रहा है, तो वो या तो टॉक्सिक एडिनोमा हो सकता है। अगर आपको नेड्यूलर पैटर्न नजर आता है, देखो नेड्यूल ऐसे होते हैं, तो रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन के ऊपर अगर आपको नेड्यूलर पैटर्न नजर आता है, या तो वो टॉक्सिक एडिनोमा हो सकता है या मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर हो सकता है। मतलब मल्टी जिसमें नोड्यूल बने हुए ना, मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर हो सकता है या टॉक्सिक एडिनोमा हो सकता है। अब आप देखो इस सब को आप पीछे लेके जाओ कि टॉक्सिक एडिनोमा वाले पेशेंट के अंदर रेडियो एक्टिव आयोडीन जो स्कैन है वो हाई होता है, पेशेंट के अंदर ग्रेव्स के साइन नहीं प्रेजेंट होते, वो प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट होता है। शायद मैंने आपको ऊपर प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर एडिनोमा ही लिखवाया हुआ, ठीक है। तो अगर पेशेंट के अंदर ग्रेव्स डिजीज के साइन नहीं है तो आपने रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन करवाना है। अगर रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन के ऊपर आपको हाई पैटर्न नजर आ रहा है, आपने देखना है डिफ्यूज है या नोड्यूलर है। डिफ्यूज है तो ग्रेव्स है, नोड्यूलर है तो टॉक्सिक एडिनोमा या मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर हो सकता है। आप एग्जैक्ट डिजीज के ऊपर पहुंचे बाय डूइंग द जस्ट गाइडलाइन, यू जस्ट नीड टू फॉलो द गाइडलाइन। और ये सारे स्टेप आपने याद करने हैं। बच्चे दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या है, अगर आपका रेडियो एक्टिव आयोडीन जो स्कैन है ना वो सही से इनटेक नहीं कर पा रहा, मतलब लो नजर आ रहा है, तो फिर बच्चों आपने चेक करनी है मेजर सीरम थायरोग्लोबिन प्रोटीन। थायरोग्लोबिन को आपने मेजर करना है। अगर थायरोग्लोबिन आपको हाई मिलती है तो पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, थायरोडाइटिस है।
अगर ये लो मिल रही है तो भाई एक्सोजीनियसली हार्मोन ले रहा है पेशेंट। यार क्या मजे की गाइडलाइन है। देखो आपको ये भी पता चल गया कि ये इसको थायराइड ग्लैंड की वजह से नहीं हो रहा है, ये एक्सोजीनियसली थायराइड हार्मोन्स को ले रहा है। कैसे? अगर आपने उसके थायरोग्लोबिन, थायरोग्लोबिन प्रोटीन होती है जो T3 T4 बनाती है, अगर थायरोग्लोबिन प्रोटीन बच्चों कम है तो वो एक्सो, क्योंकि जो एक्सोजीनियस की आप T3 T4 लेते हैं ना उसके अंदर तो थायरोग्लोबिन नहीं ना प्रोड्यूस होती, आपकी बॉडी से तो थायरोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं ना हो रही, वो तो आप एक्सोजीनियसली T3 और T4 ले रहे हो। तो थायरोग्लोबिन जब भी कम आएगी ना, इसका मतलब है पेशेंट एक्सोजीनियसली T3 और T4 को ले रहे हैं। अब हमारे पास दूसरा ये वाला कंसेप्ट रिलेट हो गया है ना। इससे पहले हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था ऐसा, सी पेप्टाइड, कि अगर एंडोजीनस इंसुलिन है तो साथ सी पेप्टाइड इंक्रीज होगा, अगर एक्सोजीनस इंसुलिन है तो सी पेप्टाइड कम होगा। इसी तरह अगर एंडोजीनस हाइपरथायरॉयडिज्म है तो थायरोग्लोबिन ज्यादा होगा, अगर एक्सोजीनस थायरोग्लोबिन है, एक्सोजीनस हाइपरथायरॉयडिज्म है तो बच्चों थायरोग्लोबिन कम होगा। कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। तो ये आपने इसकी क्या करनी है बच्चों, गाइडलाइन को फॉलो करते हो आप एग्जैक्ट ट्रीटमेंट तक पहुंच गए। इवन दो आपको ये भी पता चल गया है कि थायरोडाइटिस है, पेशेंट सिर्फ थोड़ी देर के लिए इसका थायराइड ग्लैंड जो थायराइड हार्मोन्स है ना वो इंक्रीज हुए, लेकिन उसमें आपने थायरोग्लोबिन को देखना, जब थायरोग्लोबिन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी, रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन कम कर, देखो ना रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन क्या है, लो है, मतलब कि जो थायराइड है वो हमारे पास क्या है, हाइपो फंक्शनल है, वो इतना ज्यादा फंक्शनल नहीं है। लेकिन T3 और T4 क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब दैट इज एपिसोडिक हाइपरथायरॉयडिज्म, जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे, जिसमें पेशेंट का पहले थायराइड हार्मोन ज्यादा होते हैं फिर पेशेंट के कम हो जाते हैं। तो ये गाइडलाइन आप मैं एक दफा फिर रिवाइज कर देता हूँ, सिंपल पूरा सिनेरियो माइंड के अंदर क्रिएट करो बच्चों, रट्टा लगाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़े। पेशेंट आया, TSH T3 T4 को मेजर करो, अगर पेशेंट का TSH ज्यादा है, T3 और T4 भी ज्यादा है, तो आपने क्या सस्पेक्ट करना, सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म, पिट्यूटरी की MRI करवा लो। अगर TSH कम है, T3 T4 ज्यादा है, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म है, ग्रेव्स डिजीज के साइंस देखो, प्रेजेंट है तो ग्रेव्स डिजीज है, प्रेजेंट नहीं है तो रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन करवाओ। रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन करवाने के बाद अगर आपको मतलब कि हाई इनटेक मिलता है तो ये आपने पैटर्न देखना है, डिफ्यूज पैटर्न है या नड्यूलर है, डिफ्यूज है तो ग्रेव्स डिजीज है, नड्यूलर है तो मेरे पास एडिनोमा हो सकता है। फिर हम देखेंगे थायरो रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन का इंटेक कम हो रहा है तो पेशेंट के अंदर क्या है, आपने मेजर करना है थायरोग्लोबिन को। नंबर 4 आपने जो गाइडलाइन फॉलो करनी है वो आपने थायरोग्लोबिन को मेजर करना है। अगर थायरोग्लोबिन ज्यादा है तो थायरोडाइटिस है, अगर थायरोग्लोबिन कम है तो भाई आपने एक्सोजीनसली थायराइड हार्मोन्स लिया हुआ है, आपकी बॉडी में कोई मसला नहीं। ओ माय गॉड दैट इज ब्यूटीफुल। सर इतनी आपने इसको ट्रीटमेंट डायग्नोस करवा भी दिया है तो काइंडली जरा इसको पेशेंट को ट्रीटमेंट भी इसका करवा दें। तो बच्चों हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर हम डिफरेंट ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सबसे पहले बात आती है बीटा ब्लॉकर्स की, क्योंकि बीटा ब्लॉकर हाइपरटेंशन को भी कम करती है, बीटा ब्लॉकर थायराइड ग्लैंड्स की प्रोडक्शन को भी कम करती है, और जो बीटा ब्लॉकर है ये पाल्पिटेशंस को भी कम करती है, इसलिए प्रोप्रानोलोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स इन योर हाइपरथायरॉयडिज्म। दूसरे नंबर बच्चों आपने इस पेशेंट का क्या करवाना है, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है जो हमारे पास थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन कम करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं दो टाइप्स के ट्रीटमेंट हम करते हैं ना, एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बच्चों आपने इस पेशेंट को क्या देने, एंटी थायराइड, पहले बीटा ब्लॉकर्स दे दीजिए, सारी चीजों को कम कर देगी, ब्लड प्रेशर को कम, पाल्पिटेशन को कम, तो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बीटा ब्लॉकर यहाँ पर है, प्रोप्रानोलोल स्पेसिफिकली। अब आप मेडिकल ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट करना कैसे, एंटी थायराइड ड्रग्स की मदद से। एंटी थायराइड ड्रग्स बच्चों हमारे पास कौन कौन सी है, आप सबकी और मेरी फेवरेट, दैट इज द प्रोपाइल थायोयूरासिल, प्रोपाइल थायोयूरासिल, और दूसरी बच्चों कौन सी है, मेथिमाजोल। इनके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनके साइड इफेक्ट्स, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन योर बेसिक पोर्शन। तो बच्चों ये वाली जो दो ड्रग्स है एंटी थायराइड ड्रग्स, इनको कहा जाता है प्रोपाइल थायोयूरासिल या मेथिमाजोल, ये हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर आपने थायराइड ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन करवानी है डायरेक्टली, तो वहां पर हम रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन 131। ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 है बच्चों, ये क्या करती है, डायरेक्टली जाकर आपके थायराइड ग्लैंड को ना डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म है ना, तो ये उसके सेल्स की डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देती है, जैसे रेडिएशन वाला काम करिए, जैसे रेडिएशन डिस्ट्रॉय कर देती है। तो रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 डिस्ट्रॉय द थायराइड हार्मोन ग्लैंड, और पेशेंट के अंदर फिर क्या होती है, थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, पेशेंट हमारा ठीक हो जाता है। अगर बच्चों मेडिकल ट्रीटमेंट आपका फेल हो गया है, फिर हम किसकी तरफ जाते होते हैं, एज यू नो दैट सर, देन वी गो फॉर द सर्जिकल ट्रीटमेंट।
जब भी आपका मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाता है तो हम जाते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट पे। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसी सर्जरी पढ़ाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। मैं इस दफा लास्ट पे सर्जरी भी पढ़ाऊंगा। गुड न्यूज आप लोगों के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सिस्टम है जीआईटी की, और इन दोनों की मैंने जीआईटी, सीवीएस और एंडोक्राइन की ना मैंने साथ ही सर्जरी करवा दी, और हमारा मेजर पोर्शन सर्जरी का यही है, जिसमें आपको एनआली के अंदर सबसे ज्यादा एमसीक्यू करते हैं। तो बच्चों, जो हम इसके लिए सर्जरी करते हैं दैट इज अ थायरॉइडेक्टोमी। यहाँ पर मैं सिर्फ थायरॉइडेक्टोमी का नाम लिख रहा हूँ। लोबेक्टोमी कब करनी है, क्या इंडिकेशंस हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन योर सर्जिकल पोर्शन बच्चों। तो ये था इसका ट्रीटमेंट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर दैट इज रिलेटेड विद द हाइपरथायरॉयडिज्म।